नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे विलियमसन सिंथेसिस। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये रिएक्शन दिखने में जितनी सिंपल लग रही है तो उसमें इस बात पर डिपेंड करेगा ये सिंपल कब होगी, आर और आर डैश ग्रुप कौन से अटैच्ड हैं। और आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोग इसकी फर्दर स्टडी करना कि अगर आर प्राइमरी है और आर डैश टर्शरी है या इसका उल्टा हो तो रिएक्शन होगी तो उसमें प्रोडक्ट्स किस तरह से बनेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्टडी की होगी। हम इसी को आगे समझते हैं। इस मेथड से हम सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन वाले ईथर्स भी बना सकते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर ये टर्शरी कार्बन, तो इसमें जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ईथर मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो अगर प्राइमरी होगा तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अगर आप उल्टा कर देते हो, जैसे कि अगर मान लो कि जो Br है उसकी जगह पे आप ONA लगा दो यहाँ पर, और जो ONA है इसकी जगह पे Br लगा दो, तो हमको ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा है, इसको पढ़िए। बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। In case of secondary and tertiary alkyl halides, elimination competes over substitution. If a tertiary alkyl halide is used, an alkene is the only reaction product and no ether is formed. अब ये नीचे वाली जो रिएक्शन है इसको देखिए, जो मैंने अभी बताया था वो वाला। आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इन दोनों को। इसके अंदर एल्कोक्साइड कौन सा है और इसके अंदर एल्कोक्साइड कौन सा है, इसके अंदर एल्किल हैलाइड कौन सा और इसके अंदर एल्किल हैलाइड कौन सा है, दोनों में कंपेरिजन। यहाँ पे हमको ईथर मिल रहा है लेकिन यहाँ पे ईथर नहीं मिल रहा है बल्कि एल्किन मिल रही है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखो होता क्या है, इसके अंदर कार्बोकेटाइन इजीली बन सकता है। ये वाली जो रिएक्शन है इसमें देखिए, यहाँ ये जो ब्रोमीन है ये रिमूव होगा तो बाकी बचा हुआ पार्ट कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक जब तक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जो सेंटर वाला कार्बन है उस पर sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन जैसे ही ये ब्रोमाइड रिमूव होगा कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, उस पर sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। साथ ही यहाँ जो मिथोक्साइड है इसमें ये सोडियम बाहर निकलेगा, सोडियम आयन बाहर निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा मिथोक्साइड आयन। इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये बात माइंड में रखना। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये क्या करता है, इस वाले एल्काइल ग्रुप में ये जो 9 हाइड्रोजन आपको दिख रही है, इन 9 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में खींच करके ये बाहर निकाल देती। रीज़न क्या है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो एल्कोक्साइड बनता है ना CH3O नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको चाहिए प्रोटॉन, तो ये वहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो बाकी बचा हुआ पार्ट ऑब्वियसली वहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन और सेंटर वाला कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एल्किन हमको मिलती है, जैसा कि यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपिन मिला है। दूसरी तरफ बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्म में NaBr और CH3OH ये मिलेगा। ये CH3OH कहाँ से आया? ये वही हाइड्रोजन है जो कि रिमूव किया गया था। इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि ये पूछ रहा है कि इसके अंदर अगर ये वाली रिएक्शन होती है तो टर्शरी ब्यूटाइल ईथर हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये रिएक्शन अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है। तो इसमें हमने अभी पढ़ा था कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा तो रिजल्ट्स बेटर होंगे, यानी हमको ईथर मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर हमको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बल्कि एल्किन मिलेगी। होना क्या चाहिए कि ये क्लोरीन की जगह पे आप ONA लगा दो और यहाँ ONA की जगह पे क्लोरीन लगा दो। मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है वो अप्रोप्रिएट एक्चुअल में किस केस में होगी, जब हम ये वाला सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे और ये वाला हैलाइड लेंगे या क्लोराइड लेंगे, तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। फिनॉल से भी ईथर्स बनाए जा सकते हैं,
यहाँ इसको आप रिएक्ट करो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो सोडियम सोल्ट यानी सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा। उसको RX के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमको ये ईथर मिलेगा। डिपेंड करेगा वो एनिसोल बनता है या फेनिटोल बनता है, R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसमें हम ONA के बजाय X लगा दें यानी हेलोबेंजीन, और उसको RONA के साथ में ट्रीट करें तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अगर आप यहाँ पर हेलोजन लगाओगे तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वहाँ पर वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट कर देता है, तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो तो ये हाइड्रोजन, या आप यूँ कह दो कि ये सोडियम को रिमूव करना है और इसके साथ में R को अटैच करना है, इसलिए ये रिएक्शन ईजीली हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, इनमें हम पहले कंपैरिजन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। आप यहाँ देखिए ये एल्केन है, ये ईथर है और ये अल्कोहल है। इन तीनों के मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है। इसका होता है 72, इसका 74 और इसका भी 74, मोलर मास सेम है। तो हम देखते हैं कि एल्केन और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हैं। रीज़न आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी वाटर में। इनकी जो मिसिबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि जो R ग्रुप है वो कितना बड़ा है। छोटे R ग्रुप होंगे यानी बल्कीनेस कम होगी तो पानी के अंदर इजीली डिजोल्व हो पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो लोअर मेंबर्स हैं वो इजीली वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ती जाएगी R ग्रुप की, वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस। पहली रिएक्शन जो कैटेगरी है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। इसमें आप देखिए ये ROR HX के साथ में रिएक्शन कर रहा है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। पहले में RX और ROH बनेगा, मतलब एक कोई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए तो R और OR, तो एक के साथ में X ऐड हो जाएगा और एक के साथ में H ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे और ये रिएक्शन होती है, क्योंकि ये जो अल्कोहल बनता है प्रोडक्ट में, ये अगर हम HX एक्सेस में लेते हैं तो फर्दर रिएक्शन होती है, RX हमको मिलता है, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको वाटर मिलता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ईथर हम लें और HX अगर एक्सेस में लें तो हमको 2 मोल RX के मिलते हैं। एल्किल एरिल ईथर में भी ये रिएक्शन होगी, लेकिन इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना कि बॉन्ड जो टूटता है वो हमेशा ये वाला बॉन्ड ही टूटेगा। नेचुरल सी बात है, तो उसमें क्या होगा, R और X का कॉम्बिनेशन होगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अटैच होकर के ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और RX हमको मिलेगा। फिर अगर एसिमेट्रिकल ईथर है यानी R और R डैश हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको जो प्रोडक्ट है वो RX और R डैश OH मिलेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि R क्या है और R डैश क्या है। अब इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है HI, HBr और HCl, याद रखना कि HI इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके बाद HBr और उसके बाद में HCl। आगे हम देखते हैं ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में R और R डैश जो अलग अलग होते हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ये वाली रिएक्शन देखिए, ये एसिमेट्रिकल ईथर है यानी मिथाइल और इथाइल का ईथर है और इसकी रिएक्शन हो रही है HI के साथ में। देखिए अगर हम HI की कंसंट्रेशन कम लेते हैं तब प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, उसमें जो CH3 है और आयोडाइड है तो CH3I, उसके बाद में प्लस C2H5OH यानी इथेनॉल हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा।
लेकिन अगर HI एक्सेस में ले रहे हैं तो हमको C2H5I यानी इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड ये तो मिलेंगे और वाटर मिलेगा। अब ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। होता क्या है, इसके अंदर पहले ये जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन की फॉर्म में इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में ये बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें जो आयोडाइड है वो सेपरेट हो गया। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। SN2 मैकेनिज्म आप लोगों को याद आ रही होगी, जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये वाली जो स्पीशीज़ है इस पर अब आयोडाइड का अटैक होता है। ये आयोडाइड कहाँ से अटैक करेगा? जिधर छोटा ग्रुप है। तो यहाँ मिथाइल छोटा ग्रुप है, इथाइल बड़ा ग्रुप है, इस वजह से इस साइड से अटैक नहीं करेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। और जो आयोडाइड अपने साथ में नेगेटिव चार्ज कैरी करता है वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ पर रहेगा पूरी स्पीशीज़ के साथ में। यहाँ पर आप देख रहे हो बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों साथ में चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, CH3I सेपरेट हो जाएगा और ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा और ये इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अंदर वही मैकेनिज्म बता रखी है आगे किस तरह से ये हो रहा है। ये वो केस है जब हम HI एक्सेस में लेते हैं तब, यानी जो इथेनॉल है वो फर्दर HI के साथ में रिएक्शन करेगा और इसमें इथाइल आयोडाइड बनेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में ये, और बाय प्रोडक्ट हमको वाटर मिलेगा। अगर ईथर के अंदर टर्शरी ग्रुप अवेलेबल है तो ये बात माइंड में रखना कि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मतलब दो स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन कब बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है। रीज़न क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होकर के CH3O बनेगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या करेगा इस एसिड के अंदर से प्रोटॉन को खींच लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो ये CH3OH मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो आयोडाइड बचा हुआ है ये आयोडाइड इस कार्बोकेटाइन के साथ में रिएक्शन करके और अटैच हो जाएगा, तो हमको ये करस्पॉन्डिंग आयोडाइड प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। ये दो स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है, जबकि पहले वाली जो हमने रिएक्शन देखी थी वो सिंगल स्टेप वाली थी जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, SN2 मैकेनिज्म। ये भी बात माइंड में रखना, जो प्राइमरी कंपाउंड्स हैं वो SN2 मैकेनिज्म को प्रेफर करेंगे, जबकि टर्शरी वाले जो कंपाउंड हैं वो SN1 मैकेनिज्म को प्रेफर करेंगे। कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की जो यहाँ पर मैकेनिज्म है बता रखी है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इसके अंदर ये कार्बोकेटाइन इस तरह से बन रहा है, CH3OH जिसने प्रोटॉन को कैप्चर कर लिया था, मिथेनॉल बनता है। फिर लास्ट में अगली जो फास्ट स्टेप, ध्यान देना ये रेट डिटरमाइनिंग है स्टेप, जो स्लो स्पीड में हो रही है, और ये वाली फास्ट है, तो रेट इस पर डिपेंड करेगी। दूसरी तरफ मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन ये बनता है अगर हम यहाँ पर एनिसोल लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बॉन्ड जो टूटेगा वो कौन सा टूटेगा, इसके अंदर बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है, तो ये फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो ये बेंजीन के डेरिवेटिव हैं इनके अंदर देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जैक्टली जैसे फिनॉल की स्ट्रक्चर होती है बस वैसी की वैसी है। फिनॉल के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है जबकि यहाँ पर R ग्रुप है, तो ये इथर बन गया। तो जिस तरह की स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की बनती हैं बिल्कुल वैसी ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनेगी। और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं
वो इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। या हम यूँ बोल सकते हैं कि जो OR ग्रुप है वो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी इसमें भी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उसमें प्रोडक्ट्स हमको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मिलेंगे। आगे रिएक्शंस देखिए, जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं एनिसोल की, तो उसमें हमको ये दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेरा ब्रोमो एनिसोल जो मेजर है और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। याद रखना इसमें मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, रीज़न आप लोगों को पता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की यहाँ पर है, एक तो है एल्काइलेशन और दूसरी है एसाइलेशन। ऊपर वाली रिएक्शन आप देख रहे हो ये एल्काइलेशन है और नीचे वाली ये रिएक्शन एसाइलेशन है। दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। पहले हम एल्काइलेशन रिएक्शन देख लें। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो तो उसके साथ में आपको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लेना पड़ेगा और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की फॉर्म में लेते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा ये याद रखना, होता क्या है कि इसमें जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये क्या करता है कि इसके अंदर से ये क्लोरीन को कैप्चर कर लेता है, तो AlCl4 नेगेटिव बनता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक तरह का लुईस एसिड है, तो ये यहाँ से क्लोरीन को खींच लेता है क्लोराइड आयन की फॉर्म में, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इसमें ये वाला सिमेट्री की वजह से मेजर प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन या सिंपली हम इसको मिथाइलेशन बोल दें। फिर अगली रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट ही है, ये एसाइलेशन रिएक्शन है और इसमें हमको कीटोन मिलता है। यहाँ ये जो दोनों प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये और ये दोनों ही कीटोन हैं। यहाँ CH3COCl इथेनॉयल क्लोराइड, एक नाम और है इसका एसिटाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो इसमें भी ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। ध्यान देना इसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कीटोन हो गया। तो इन दोनों के नाम रेस्पेक्टिवली क्या है, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये बात याद रखना कि इसमें जो COCH3 है वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाला है और ये ईथर के कंपैरिजन में प्रायोरिटी पे ऊपर आता है। दूसरा ये भी है कि इसके लिए हम प्रीफिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम, नाइट्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब नाइट्रिक एसिड के साथ में हम इस एनिसोल को ट्रीट करते हैं तो 2 नाइट्रो एनिसोल और 4 नाइट्रो एनिसोल यानी ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल हमको मिलेंगे, जिसमें पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप लोग नोट्स बनाइए और गूगल मीट पर मैं क्लास लूँगा, तब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। गूगल मीट पर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा और नोट्स बना करके फ़ोटो खींच करके मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।